संज्ञा की परिभाषा और प्रकरण समझाने जा रही हूँ। तो चलिए पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु, स्थान या भाव को किसी न किसी नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप भी संज्ञा की परिभाषा पहले पढ़ चुके होंगे। इसी नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण में संज्ञाओं एवं परिभाषाओं का अत्यंत ही महत्व है। संस्कृत की कुछ महत्वपूर्ण संज्ञाओं एवं परिभाषाओं के विषय में आगे आपको बताया जा रहा है। तो आगे हम कुछ परिभाषाएं और संज्ञाएं पढ़ते हैं। सबसे पहली परिभाषा है फ्रेंड्स, आगम। मित्रवत आगम, अर्थात जैसे मित्रवत कोई आके हमसे जुड़ जाता है ना, जैसे दोस्ती हो जाती है हमसे, इन शब्दों को आगम कहते हैं, जिनका मित्रवत आगमन होता है। किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़कर किसी वर्ण के साथ जब अन्य वर्ण अलग से आकर जुड़ता है तो उसे आगम कहते हैं। जैसे शिव धन छाया, शिवच्छाया। जब हम छ का उच्चारण करते हैं तब हमको जब च भी वह का उच्चारण भी सुनाई देता है। यहाँ च वर्ण का आगम हुआ है। जैसे कि शिव छाया को जब हम एक साथ लिखेंगे तब शिवच्छाया होगा। तो यह आगम संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इस तरह से आदेश, शत्रुवत आदेश, कोई जब हमको आदेश देता है तो वह शत्रु लगता ही है। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा गया है कि शत्रुवत आदेश देना। किसी वर्ण के स्थान पर जब कोई दूसरा वर्ण रखा जाता है तो उसे आदेश कहते हैं। जैसे अति धन आचारः, तो यहाँ पर क्या होगा, अत्याचार। यहाँ ई के स्थान पर य आदेश हुआ है। य, ई और अ क्या बनता है, य बनता है, अत्याचार। पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण होना एकादेश कहलाता है। जैसे महेश में आ धन ई दोनों को एकादेश ए होना, दोनों में ही ए होता है, आ और ई। महेश है ना, आ और ई ए हो जाता है, हेश, महेश। इसी तरह से नेक्स्ट है उपधा, अलो अत्यांत पूर्व उपधा। अंतिम स्वर या व्यंजन से ठीक पहले आने वाले वर्ण को उपधा कहते हैं। जैसे निंद में न धन ई धन न धन द, ये जो क्या है, हलंत है। हलंत मतलब आधा है, ये आधा न धन ई धन, आधा न धन द। तो निंद में द अंतिम वर्ण है और उससे पूर्व न उपधा है। इसी प्रकार धाव में आ तथा पठती में त उपधा है। निंद में द और उससे पूर्व न उपधा। इस तरह से धाव में आ और पठती में त उपधा है। चौथा फ्रेंड्स, पद। सुप्ति अंगंत पदम, सुप, सु और जस आदि ये 21 होते हैं। जैसे तिंग, तिप, तस, झी आदि 18 होते हैं। प्रत्ययों के लगने पर क्रमशः शब्दों एवं धातुओं को पद कहते हैं। सुप और तिंग लगने पर, जैसे रामः, बालकाः, लता, पठति, गच्छन्ति इत्यादि पद कहलाते हैं। केवल राम, बालक, लता, पठ, गम आदि पद नहीं कह सकते हैं, कहलाते हैं ना। जब इन पर विसर्ग लगता है ना, तब ये पद कहलाते हैं। इस तरह से निष्ठा, अगला है निष्ठा, तत्वत निष्ठा। क्ता और क्तवतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। इन प्रत्ययों से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण होता है। जैसे पठितः, गतः, पठितवान, गतवान इत्यादि। तो ये हम आगे प्रत्यय में पढ़ेंगे इसके बारे में और भी डिटेल से। अगला है विकिरण। धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच आने वाले शप, श्यन, श्नु आदि प्रत्यय विकिरण कहलाते हैं। जैसे भवती में भू धन ती के मध्य शप हुआ है। विकिरण के भेद से ही धातुएं 10 गणों में विभक्त होती हैं। फिर है संयोग। हलंतरा, हलो अंतरा संयोग। व्यंजनों के बीच में स्वर वर्ण न हो तो उस समीपता को संयोग कहते हैं। जैसे विद्यालय में द और य, श्रुत्वा में श, र तथा त, र तथा त, व। संहिता,
परसन्निकर्षः संहिता, वर्णों के अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। संहिता की अवस्था में सभी संधि कार्य होते हैं। जैसे जगत धन ईश में त धन ई में संहिता होने के कारण संधि होने से जगदीश शब्द बनता है। फिर है संप्रासण, संप्रसारण, इज्ञनः संप्रसारणम, य को ई, व को उ, र को री, ल को री हो जाने को संप्रसारण कहते हैं। कुछ अन्य संज्ञा एवं पारिभाषिक शब्द देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कृदंत, जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय लगे होते हैं वो कृदंत कहते हैं उन्हें। गुण, अ ए ओ को गुण कहते हैं। गण, धातुओं को 10 भागों में बांटा गया उन्हें गण कहते हैं। भ्वादि गण, अदादि गण आदि। इसी तरह से वृद्धि, आ ए औ को वृद्धि कहते हैं। अच, स्वरों को अच कहते हैं। हल, व्यंजनों को हल कहते हैं। हलंत, व्यंजन के जिनके अंत में होते हैं ऐसे शब्दों या धातुओं को हलंत कहते हैं। हलंत का अर्थ हमने आपको बताया था, जैसे कि आपको व्यंजन से संधि पहचानना है तो जिस पे हलंत लगा होता है वही व्यंजन संधि होती है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अपनी अगली क्लास में हम सर्वनाम प्रकरण पढ़ेंगे।